सो लास्ट मंथ 2 फिज़िकल हुए और 2 फिज़िकल में दोनों ही क्लियर कर लिए हैं। जिसमें कि एक तो था काफ़ी सिंपल था एक ना, और दूसरा काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ओवरऑल जो कह सकते हैं ना, जो स्टेट का जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है, फिज़िकल होता है, तो उसमें जो ओवरऑल इंडिया में कुछ 5-6 जैसे स्टेट्स होंगे जिसमें कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले क्या होता था, जैसे अभी हिमाचल में काफ़ी ईज़ी होता था, जैसे कि अभी आईटीबीपी का था जो मेरा, तो सेम एज़ इट इज़ वैसे ही होता था, बिल्कुल सिंपल होता था और एक नॉर्मल जो विदाउट एनी प्रिपरेशन आप उसको क्लियर कर सकते थे। तो वैसा होता था, ठीक है? जैसे कि आजकल उसमें पैरामिलिट्रीज़ में होता है, लेकिन आईटीबीपी में तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा फिज़िकल होता है। सेम एज़ इट इज़ जो स्टेट का, तो हमारा स्टेट का जो था एचपी पुलिस का, तो उसमें भी काफ़ी सिंपल क्राइटेरिया रहते थे। बिल्कुल छोटा-सा एक हाई जंप होता था, लॉन्ग जंप होता था और काफ़ी टाइम की जो बोल सकते हैं कि 1600 मीटर की 7.5 मिनट में वो रनिंग क्लियर करनी पड़ती थी। लेकिन जो इस बार जो हुआ है, बिल्कुल क्राइटेरिया चेंज कर दिया इन्होंने, जिसमें कि इसमें एक नई चीज़ ऐड की है, 100 मीटर की रनिंग। और जो 1600 मीटर की जो रनिंग होती थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि 15 का कर दिया है। 15 मीटर 1500 मीटर कर दिया और उसमें टाइमिंग बड़ी लेस कर दिया है। तो जो पहले 7.5 होती थी, वो अब 5.5 कर दिया है। तो मतलब 5.5 मिनट के अंदर आपको 1500 मीटर रनिंग करनी होगी, ठीक है? तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उसको अचीव करना मतलब वो टाइमिंग तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। और एज़ ए मतलब कि अगर आप बिल्कुल भी फिज़िकल नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, फिज़िकली कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो कुछ सालों से, या एक्टिव नहीं हो, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप आई थिंक जो रिटन की तैयारी करता है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो फिज़िकल छोड़ ही देता है, फिज़िकल मुश्किल से कर पाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपना आईटीबीपी का, वो फर्स्ट में था, 31st को था आई थिंक, जैन में ही। तो वो क्लियर किया, सिंपली वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमारी फिजिकल की आ गई थी एचपी पुलिस की, तो उसको फिर क्लियर करने के लिए जो है मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो उसको टाइम को मतलब वो टाइम अचीव करना काफ़ी मुश्किल था। और साथ में जो लॉन्ग जंप, हाई जंप और मेजर तो जो स्प्रिंट का रहता है, वो इन्होंने ऐड ऑन किया था और वो इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है? पहले जो होता था 4.2 का होता था, फीट का होता था हाई जंप, और अब 4.5 का कर दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करें अपना लॉन्ग जंप का, तो ब्रॉड जंप जो होता है वो पहले 11 फीट का होता था और अब 13 फीट का कर दिया था। मतलब ईज़ी नहीं होता ना, क्योंकि इतना 2 फीट का अगर आपको जंप मारना है, लो जंप, तो वो आसानी से अचीव नहीं कर पाते हो बिना प्रैक्टिस के, बिना एक फ़िटनेस लेवल के आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। साथ में जो हाई जंप है उसको तो मुश्किल ही है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे, जो बात करें हम यहाँ पे हिमाचल में, तो अभी रनिंग भी हमें अचीव करनी थी। 100 मीटर की रनिंग की स्प्रिंट को 14 सेकंड में पूरा करना था, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अप्रॉक्सीमेट लगा हुआ था मैं, बट बीच में बारिश आ रही थी, कोई फंक्शन आ रहा था, तो मुश्किल होता है रिटन के साथ। मतलब आप पढ़ते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके साथ फिज़िकल की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फाइनली वो हमने अचीव कर लिया है, और जो मेरा फिज़िकल था वो क्लियर हो चुका है। और उसमें मैं बता नहीं सकता कि कैसे मैंने किया है। तो एक तो सुबह ही जाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको पता है कि ठंड है, ठीक है? फरवरी का मंथ है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर सुबह शाम बहुत ठंड होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो वो 3-4 घंटे, तो वो जब सुबह होती है तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद हाइट और चेस्ट को चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद 3 घंटे तो वहीं लग जाते हैं, और फिर बाद ऑन द स्पॉट रनिंग के लिए ले जाते हैं। और आई थिंक इस बार जो ग्राउंड रहा है वो ये था कि बारिश हुई थी हमारे टाइम, और बारिश की वजह से थोड़ा सा ग्राउंड ख़राब हो चुका था। तो ये भी हमारे माइंड में था कि यार अब ग्राउंड ख़राब है, और ग्राउंड ख़राब की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि हमारे में 2 दिन धूप थी, तो 2 दिन धूप लगने के बाद तो था ही, थोड़ा ठीक हो चुका था ग्राउंड। बट कुछ बच्चे हैं जो कि इन्होंने ग्राउंड दिया था बारिश के नेक्स्ट डे, तो उनका मतलब उनको डिसएडवांटेज ही मिला है, उसका कुछ नहीं है बाकी।
तो जब अगर अपनी बात करें, तो जब मैं गया था और वहाँ पर मतलब एक नर्वस तो वो तो होता ही है बंदा जब फ़िज़िकल देने जाता है, और इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो तब तो पक्का नर्वस होता है। जब भी बंदा नर्वस होता है तो उसका गला सूखता है, तो सेम एज़ इट इज़ मेरा गला भी सूख गया था। और उसके बाद रनिंग में स्प्रिंट थी पहले, 100 मीटर की रनिंग करनी थी, तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था 100 मीटर रनिंग की, ठीक है? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते थे तो मैं पॉइंट पे पहुँचता था, 13 पॉइंट समथिंग, कभी 14 में पहुँचता था। तो उसका डर था कि कहीं थोड़ा-सा सेकंड आगे पीछे ना हो जाए। तो फिर जब रनिंग हुई, तो जैसे ही वो 200-300 बंदे ग्राउंड में बीच में खड़े किए और 10-10 का बैच बनाया हुआ है, 10-10 को एक साथ दौड़ा रहे हैं 100 मीटर में, तो फिर लाइन वाइज़ बारी-बारी ऑन द स्पॉट फटाफट पहले 10 बंदों का करेंगे, फिर 30 सेकंड के अंदर दूसरे 10 बंदे खड़े कर देंगे, फिर तो वही इनको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे फटाक करते मतलब वो 200 को तो ऐसे 10-5 मिनट में ही ख़त्म कर दे रहा, 200 बंदों का राउंड वही उस टाइम ही। तो जब मेरी बारी आई तो फिर मैंने बोला कि अब क्या होगा, डर लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब फील्ड में उतरा, उस लाइन में खड़ा हुआ, तो सोच लिया था कि अब तो आर या पार, क्योंकि इतने मंथ आपने तैयारी की है, रनिंग की है, तो उसमें होता ही है कि वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ चला होता है। तो जो अपना बेस्ट होता है हमें वहीं पर ही देना पड़ता है। तो सेम एज़ इट इज़ वही था कि जैसे ही व्हिसल बजी, ऑन योर मार्क सेट बोला और उन्होंने जो क्लैप किया, तो उसके बाद मैं सिर्फ़ हवा से बातें कर रहा था, उड़ते-उड़ते मैं मतलब मैं ऊपर नहीं देख रहा था, मैं सामने नहीं देख रहा था, बिल्कुल ऐसे नीचे ही देख रहा था प्लेटफ़ॉर्म को। और जैसे ही 3 या 4 मीटर था, तो वहाँ पर मैंने ऐसे अपना सर खड़ा किया और देखा मैंने कि यार ये काफ़ी नज़दीक बचा हुआ, कहीं व्हिसल अभी ना बज जाए। तो फिर मैंने और ताकत लगा दी उस 3 और 4 मीटर में। और जब मेरा पैर क्रॉस किया और मैंने बोला शुक्र है, अब ये मेरा जो है वो स्प्रिंट लग गया और टाइमिंग भी, उसके बाद ही उन्होंने व्हिसल बजाई थी। तो फिर थोड़ी-सी राहत मिली कि तो जितनी भी नर्वस थी, ठीक है, जितना भी डर रहा था मैं, तो उसमें सारी डर जो है वो निकल गया था वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर बिठाया हमें क्वालीफाई का वो उन्होंने टिक लगाया, जो वहाँ पर पुलिस थे उन्होंने पकड़ के वहाँ पर जो होता है क्वालीफाई का, वहाँ पर टिक लगाया। जो डिस्क्वालीफाई थे उनको दूसरी साइड रखा और जो क्वालीफाई थे वो एक साइड कर दिया उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद जो था सीधे ही हमें आई थिंक 2 या 3 मिनट वहाँ बिठाया। उसके बाद हाई जंप के लिए ले गए, तो फिर वहाँ पर बताया उन्होंने कि ऐसे-ऐसे करके हाई जंप रहेगा। तो हाई जंप जो मैंने देखा, तो जो नोटिफ़िकेशन थी उसके अंदर 4.4 था, उन्होंने मीटर में दिया था 1.35 करके। तो हम जब कन्वर्ट किया हमने, वो फीट में कन्वर्ट किया था, तो 4.4 और समथिंग आ रहा था, कुछ पॉइंट आ रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर 4.5 के अप्रॉक्सिमेट ही था। पर जब मैंने मेजर किया तो फिर मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, लगा लेते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस करता था तो सीजर जंप होता था, मैं मार लेता था, थोड़ा-सा कभी-कभार टच हो जाता था। लेकिन वो रनिंग के टाइम जब पैरों में या लेग्स में आपको पेन होता है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर हमने जंप लगाया, और जंप लगाने के बाद वैसे मेरा सेकंड नंबर पे था। तो सेकंड नंबर पे जब मैंने लगाया, तो एक तो होता है कि आपका जो टाइम होता है ना, जैसे कि टेक ऑफ का टाइम, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, और जो डिस्टेंस होता है बार का वो एक्यूरेट होना चाहिए। और मैक्सिमम केसेस में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसी की गलती होती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो फिर वो टच हो जाता था। तो फिर जब वहाँ पर किया, तो जो किस्मत कह सकते हैं मेरे कि जो मेरी जो टेक ऑफ की जो टाइमिंग थी और जो उसका वार का जो डिस्टेंस था, बिल्कुल एक्यूरेट था। और वहाँ पर जो मैंने जंप लगाया, मेरे को खुद को भी लगे कि यार इतना हाइट में कैसे उड़ गया मैं। तो वहाँ पर मेरा अप्रॉक्सीमेट जो है 4.7 के अराउंड मैंने वहाँ पर जंप लगाया था। बट मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया एकदम से, मतलब इतनी हाइट में कैसे उड़ गया। वहाँ पर तो मेरा टच हो जाता था। लेकिन कभी-कभार होता है कि जब आप फिज़िकल देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना अपना जो ज़्यादा एफ़र्ट मारते हैं आप, तो वैसे ही मेरे को लगा कि हाँ। और मैं सोचता भी था कि जब वहाँ पर फिज़िकल होगा तो उसमें ऑटोमेटिक जंप अच्छा ही बजता है। तो एज़ इट इज़ सेम वैसे ही हुआ, जंप अच्छा बज गया। और फिर वो ग्राउंड भी, जो हाई जंप था वो भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हाई जंप क्लियर कर रहे थे, तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी, मतलब उनको देख के 2 बच्चों ने तो मतलब
बहुत बुरी हालत थी उनकी। एक ने तो फर्स्ट जंप पे अपना पैर तोड़ लिया और दूसरे ने जब टाइगर जंप मारा तो उसने अपना दाँत तोड़ लिया। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे, जब आउट हो गए थे तो फिर भी नहीं मान रहे थे, 3 चांसेस थे। तो वो फिर जंप मारे और जब वो जंप मारे तो हमें देख के इतना डर लगे, क्योंकि जिस तरह से वो नीचे गिर रहे थे ना, इट्स रियली हॉरिबल। और उसके बाद जैसे-तैसे वो उन्होंने किया, फिर उनसे नहीं हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और उसके बाद जो क्वालीफाई हुए थे उनको ले गए लॉन्ग जंप के लिए। और लॉन्ग जंप का ये था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो सबसे जो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और मेरा लॉन्ग जंप ही क्लियर नहीं होता था उसमें। तो कभी-कभार मैं लाइन पे पहुंचता था, लाइन के ऊपर लैंडिंग होती थी, लेकिन वो क्लियर नहीं होता था, मेरे को उसकी टेंशन ज़्यादा थी। बट जैसे मैं वहाँ गया और सारे लोग बोल रहे थे कि जो लॉन्ग जंप है वो बच्चे जो ईज़िली मार रहे थे, मेरे को लगा कि छोटा होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा और जब वो बताते हैं, इवेंट शुरू होने से पहले वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे करके आपका लॉन्ग जंप रहेगा। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि नहीं-नहीं, है तो उतने 13 फीट तो है ही ये। लेकिन वहाँ पर ये था कि जो रेता उन्होंने डाला था, जो मिट्टी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसे मिट्टी होती है ना बीच में, तो आपको किसी चोट लगने का डर नहीं होता, कभी चोट लगने का डर नहीं होता, और आप अपना पूरा एफर्ट मारते हो, 100% आप जंप मारते हो। तो सेम एज़ इट इज़ वैसा ही हुआ। मैंने वहाँ पर जंप मारा और सबसे बड़ी तो होता स्टार्टिंग में लाइन का, ठीक है, टेक ऑफ का। तो वो लाइन भी एक्यूरेट थी बिल्कुल, जो वहाँ पर उन्होंने फट्टा रखा था उस फट्टे के ऊपर ही मेरे पैर का टेक ऑफ हुआ। तो लाइन के बाहर ही 1 फीट के, आई थिंक वहाँ पर 1 फीट एक्स्ट्रा मार दिया था मैंने। तो 1 फीट के बाहर वहाँ पर फिर वो भी ग्राउंड में लॉन्ग जंप भी क्लियर हो गया। उसके बाद वो 1500 को लेके गए। हमारा जो बैच था वो 15 के करीब बना था, टोटल 15 कैंडिडेट्स थे हमारे। और उसके बाद सबसे जो ज़्यादा बार हो रहे थे वो 1500 मीटर में हो रहे थे, बॉयज़ में स्पेशली। तो बॉयज़ में 1500 मीटर का इवेंट शुरू हुआ। उस टाइम मैं थोड़ा नर्वस था और मेरा मुंह भी पूरा सूख गया था, और मुंह सूखने के बाद जो था बता नहीं सकता कि मतलब वो होता है ना, जब मुंह सूखता है तो फिर मन नहीं करता आपका रनिंग करने का। तो वहाँ पर 300 मीटर का ट्रैक बनाया गया था और 300 मीटर के 5 चक्कर लगाने थे। तो 5 चक्कर में तो मैंने 2 नॉर्मल लगा लिए, बिल्कुल थका नहीं। तीसरे में मुंह मेरा बिल्कुल सूख गया और मेरे पास थी चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाई। मैंने सुना था कि चॉकलेट खा लेनी चाहिए रनिंग के टाइम। तो चॉकलेट खाई तो उसमें क्या हुआ कि वो मेरे मुंह में ही चिपक गई पूरी, बिल्कुल ही, जो मतलब वो लार होती है ना, सलाइवा पूरा ही बंद हो गया और पूरे मुंह में चिपक गया। और तो मेरे साथ मतलब एक ट्रेजेडी हो गई। मैं और ज़्यादा डर गया कि अब क्या करूँ, ये तो बिल्कुल सूख गया है। तो जैसा तैसे मैंने फोर्थ लगाया और फोर्थ का मैंने टाइम चेक किया, वहाँ पर टाइम बता रहे थे तो 4.23 उन्होंने बोला था, 4 मिनट 23 सेकंड बोला था। फिर मैं बोलूँ ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आ गया, अब तो मेरे पास बस 1 मिनट बचा है। तो फिर जैसे-तैसे, एक तो होता है ना, कंडीशन उस टाइम ख़राब थी क्योंकि आपका मुँह भी सूख चुका है और आप 4 चक्कर लगा के, थोड़ा-सा होता है कि बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद तो मैंने वहीं से स्टार्टिंग से ही जो है वो स्प्रिंट मार दिया पूरा, ठीक है। 300 मीटर का मुझे पता था, 300 मीटर का ट्रैक है, तो 300 मीटर में मैंने अपना पूरा बेस्ट दे ही देना है। और जैसे ही मैं वो 300 मीटर का चक्कर लगा रहा था, मेरे माइंड में 3 मंथ के जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो सब कुछ आ रहा था, फ्यूचर का सब कुछ आ रहा था कि ये तेरे पास लास्ट चांस है, वैसा ऐसा कुछ, मतलब हर एक चीज़ वो याद आ रही थी, वो तो पिछले 3 महीने में मैंने की थी। तो मैंने वो छोड़ा नहीं, मैं जितनी जान थी उतनी लगा दिया। फिर 200 मीटर तो मैंने कर दिया। फिर जो 100 मीटर था तो उसमें जब लोगों ने देखा कि ये काफ़ी स्पीड में आ रहा है, स्प्रिंट में आ रहा है और टाइम भी कम बचा है, तो जो आसपास जो बैठे थे बच्चे जिनकी नेक्स्ट बारी थी, तो वो मेरे को चीयर लग पड़ी करने की, हाँ, रन रन, दौड़ दौड़, भाग भाग। तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा ताकत आई। और जो 100 मीटर का था, मैंने फिर 6 स्प्रिंट मारा और इतना ज़ोर से स्प्रिंट मारा कि मतलब फिर मैं आगे भी देख रहा था। और कि जो मैडम थी जो कि विसल बजा रही थी टाइमिंग का, तो वो काउंटिंग स्टार्ट करने लग पड़ी थी। और जब मैंने देखा काउंटिंग स्टार्ट करने लग पड़ी थी, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जितनी मेरे पास ताकत थी और नहीं भी थी वो मैंने लगा दिया। और एट द लास्ट मैं वो लाइन क्रॉस कर ही गया। और उसके बाद जो है वो 2 या 3 सेकंड के बाद जो है वो बिसल भी बज गई। लेकिन वो उस टाइम सच बोलूँ तो मेरे को साँस ही नहीं आ रहा था।
मैं मतलब वो होता है ना जब थक जाते हो तो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है, तो ऑटोमेटिक वो आवाज़ अंदर से ही आ रही थी, ऐं-फैं करने की। तो उस टाइम तो मतलब 1 मिनट में अनकॉन्शियस ही हो गया था पूरा बिल्कुल ऐसे। क्योंकि एक तो मेरा मुँह सूखा था, अगर मेरा मुँह नहीं सूखता तब तो ईज़िली कर लेना था, बट मेरा मुँह सूख गया था, बिल्कुल भी लार नहीं आ रही थी। तो फिर 1 मिनट मैंने रेस्ट किया, 2 मिनट रेस्ट किया, तो उसके बाद पानी माँगा उनसे, तो उन्होंने फिर पानी दिया। रिलैक्स हुए और उसके बाद फिर हम घर को आ गए। अब इतना जान मारी तो जान बिल्कुल ख़राब हो गई थी और खाँसी भी स्टार्ट हो गई थी। तो लेकिन फाइनली वो हो गया और मज़ा भी आया वैसे अगर बात करें तो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है बाहर हो रहे हैं, मतलब अभी तक अप्रॉक्सिमेट 80,000 के बच्चों ने ग्राउंड दिया और 80,000 में से 10,000 बच्चों का ग्राउंड क्लियर हुआ है। सोच सकते हो कितना डिफ़िकल्ट ग्राउंड है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिन में 2200 बंदे जो बुलाए हैं, ठीक है, बच्चे बुलाए हैं, 2200 के अराउंड बच्चे बुलाए हैं और 1500 आ रहा है, और 1500 में से अगर आप टॉप 200 में आ रहे हो तो होता है ना, एक प्लस पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाता है। फिर रिटन की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये था स्टोरी, जो कि 2 फिज़िकल थे हमारे, और जो एक सबसे डिफ़िकल्ट फिज़िकल था वो भी। तो मज़ा आया कह सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं इसके अंदर। हाँ, पर 2-3 दिन तो मेरी मतलब पूरी जान ख़राब थी बिल्कुल ही, जैसे बोलते कि पूरी जो एनर्जी थी मैंने उसी टाइम लगा दी थी, और 2 दिन के बाद मेरे को स्टेबल होने में पूरा 2 दिन लग गया। तो ठीक है, अच्छा है, निकल गया है, तो अब करते हैं रिटन की तैयारी, देखते हैं क्या बनता है रिटन के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, कुछ कोई स्टोरी सुनाऊँगा।